नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी 88 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री यानी सब्जेक्ट हिस्ट्री अध्याय 10 जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। चलिए बिना समय गवाते हुए अध्याय 10 जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन को शुरुआत करते हैं। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी तक एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। इस चित्र को बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। लाहौर, शेख, पानीपत, दिल्ली, जयपुर, जाट, अवध, मालवा, गुजरात, बंगाल, हैदराबाद, मराठा, भोपाल, बड़ौदा, पूना, मुर्शिदाबाद, लखनऊ, ETC। आगे देखते हैं इस चित्र में क्या दर्शाया। इसमें नदियाँ ज़्यादातर दर्शाया गया है। देखते हैं। ये बंगाल की खाड़ी हो गया, नर्मदा नदी, गोदावरी, कृष्णा, हैदराबाद, मराठा, सिख, लाहौर, लखनऊ, रुहेलखंड, दिल्ली, आगरा, राजपूत का ये एरिया था, बिहार, मुर्शिदाबाद, बंगाल, ढाका, कोलकाता, पटना इत्यादि आप इनको देख सकते हैं। राजमुंद्री, मसूलीपट्टनम, बम्बई जिसे अभी वर्तमान में मुंबई कहते हैं, गोवा यानी पुर्तगाली का, मद्रास, पांडिचेरी जो कि फ्रांसीसी का था, सेंट डेविड किला ब्रिटिश के कब्जे में था। आगे देखते हैं। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मानचित्र 2 में क्या है, 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र के बारे में बताया गया है। चलिए टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी की अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब के दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुई जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों की भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व धार्मिक
राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। आगे देखते हैं। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। चलिए दोस्तों, इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमाश्ते एक तरह से किसानों के हाथ के कठपुतली बने रहते हैं। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके भी का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालात में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनसे एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया गया है। 60 लाख रुपये और 60 लाख रुपये और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपये के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपये के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालात में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाक का नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। क्या है यहाँ पर, 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी यानी तुर्क मूल के लोगों को तुरानी कहते हैं। काफ़ी समय तक परवर्ती मुग़ल बादशाह इनमें से एक का या दूसरे समूह के हाथों को कठपुतलियाँ बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुग़ल बादशाहों फर्रुखसियर जो कि 1713 से 1739 तक और आलमगीर द्वितीय जो कि 1754 से 1759 तक की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों यानी अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह का 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है नए राज्यों के उदय के बारे में बताया गया है। चित्र 2 में क्या है, एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए
फर्रुखसियर। नए राज्यों के उदय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या बताया गया है इसको देखते हैं। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों की 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासकों अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। नंबर 2 में है ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तथा नंबर 3 में है तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पुराने मुगल प्रांत के बारे में बताया गया है। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान जो कि अवध के थे, मुर्शिद कुली खान जो कि बंगाल के थे और आसफ जाह जो कि हैदराबाद के बादशाह थे या वहाँ के राजा के तौर पे थे, जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सादत खान की जात का दर्जा 6,000 था। हैदराबाद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हैदराबाद के बारे में क्या बताया गया है। निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसका कार्यकाल 1724 से 1748 तक रहे, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 1722 की मध्य की ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्ति किए और उन्हें जागीर प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली में कोई निर्देश देता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने से सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उसकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्तिशाली की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। निजाम की फौज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हैदराबाद के निजाम उन सैनिकों का एक वर्णन यानी 1790 निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी हैं। इसके पास कई हजार घुड़सवार रहे हैं। इन अत्यंत कुशल
और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है, 100 रुपये से ज़्यादा है। आगे देखते हैं, अवध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अवध के बारे में क्या है? बुरहान उल मुल्क सादत खान को 1772 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें वह यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य में से एक था। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। आगे देखते हैं, बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवाने और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों यानी जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उन जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खेतों व लेखों की जांच की और जनाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रुहेलखंडों के अफगानों के उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदारों को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूहों की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित है। बंगाल। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल अलीवर्दी खान का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1740 से 1756 तक था में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। चित्र 4 में क्या है? अलीवर्दी खान का दरबार। यही है अलीवर्दी खान का दरबार, इसी प्रकार लगते थे। देखते हैं आगे। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ समान विशेषताएं देखने को मिलेगी। प्रथम,
यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीका मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राजस्व के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों यानी हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारों की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय भिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वाणिज्यिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदे के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ़ साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों का भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। राजपूतों की वतन जागीरी, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यह टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नाम क्या है? राजपूतों की वतन जागीरी। इसके बारे में बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिये राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इस प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर घराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियान ने इन राजबारों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। आगे देखते हैं, बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। इस बॉक्स वाले पॉइंट में क्या दिया हुआ है। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महले, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रह संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी यानी कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। चित्तौड़गढ़ किला जो कि राजस्थान में है, ये चित्तौड़गढ़ किला का एक बहुत ही प्यारा सा चित्र है, आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। चित्र 4 के बी में क्या दिया हुआ है। अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण
हैं। जयपुर में जंतर मंतर का ये चित्र है, चित्र 4 के बी में। यहाँ क्या हुआ है, जयपुर के राजा जय सिंह के बारे में कुछ बताया गया है, तो चलिए इनको भी देखते हैं। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। चित्र 5 में क्या है, मेहरानगढ़ किला जो कि जोधपुर में है, इसका चित्र है ये। आज़ादी हासिल करना। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, आज़ादी हासिल करना। तो पहले सिख से स्टार्ट करते हैं। सब टॉपिक है आज़ादी हासिल करना का, सब टॉपिक सिख है। तो चलिए सिख को देखते हैं। अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बांदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बांदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, यानी राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद साबताली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद साबताली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जों में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बांदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए गए थे। 18वीं शताब्दी की अंतिम भाग में सिख इस इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी का रूप चित्र ये है। नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। खालसा से क्या अभिप्राय है? क्या आपको याद है कि इसके बारे में आपने अध्याय 8 में पढ़ा है? हाँ, अध्याय 8 में पढ़े हैं। खालसा जो कि खालसा गुरु गोविंद सिंह यानी सिख धर्म से रिलेटेड हैं। खालसा के सिख धर्म में खालसा की उपाधि धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सम्मान की दृष्टि से और भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार क्या है, शान तलवार में चमक उठी। चलिए इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं क्या है। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जाबली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का विवादित मुखिया बना दिया, जिसने
उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्हें एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। चलिए मराठा के बारे में जानते हैं, जो कि सब टॉपिक हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी, जो कि 1627 से 1680 तक अपना राज्य काज संभाला, ने शक्तिशाली योद्धा परिवार ने देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक, पशुचारक, कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। ये जो शिवाजी की हैं, हमको जैसा बुझा रहा है कि ये 1627 में जन्म लिए और 1680 में इसका निधन हो गया। ये है दिया हो, हम मृत्यु बोल दिए तो शासन बोल दिए तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, कुणबी मराठों सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी के प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया गया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्तिशाली चित्पावन ब्राह्मणों के लिए एक परिवार एक के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा को क्या कहते थे, प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठे राज्य की राजधानी बन गए। पेशवाओं की देखरेख में मराठा एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से इसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे, जहां रसद पाने और कुमक आने से रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने शनैः और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। चौथ और सरदेशमुखी एक कर प्रणाली का प्रकार है, तो देखेंगे इसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था। तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धिशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में
कार्य कर रहे थे। मराठाओं द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्र को मराठा की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न थे, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे, नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल किया था। नेक्स्ट टॉपिक जाट के बारे में नेक्स्ट सब टॉपिक जाट के बारे में स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले भाग को देख लेते हैं। बॉक्स वाले भाग में है चौथ कर। ये कर हैं जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। चौथ 25%। सरदेश मुखी कर में क्या था कि दक्कन ही के भाग में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था सरदेश मुखी में, और चौथ में था 25%। इसको याद रखें। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। कौन? तो बाजीराव प्रथम। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंडी के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक है जाट। जाट के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनके प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के 2 शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होने शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जाबहीर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं स्तूपों के नमूने पर बनाई गई थी, जिसके बारे में अध्याय 5 और अध्याय 9 में के चित्र 12 को आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किले में से एक था। चित्र 8 में 18वीं शताब्दी का दिग का राजमहल समूह इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बंगला गुंबद पर गौर करें। ये हैं बंगला गुंबद, ये जिसको हम घेराव किए। अन्यत्र में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया गया है, तो चलिए अन्यत्र वाले भाग को भी देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 से 1794 तक चला था। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य
व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी की आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिकी 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और अमेरिकी जो कि 1776 से 1781 तक क्रांति चली और फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 से 1794 तक चली ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरी गण और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध अपराधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी की अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। आगे देखते हैं। कल्पना करें आप 18वीं शताब्दी के एक राज्य के शासक हैं। अब आप यह बताएं कि आप अपने प्रांत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे और ऐसा करते समय आपके सामने क्या क्या विरोध अथवा समस्याएं खड़ी की जा सकती हैं। बहुत सारे कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। कल्पना वाले प्रश्न हैं, रियलिटी से बहुत अलग हैं। चलिए बीज शब्द के बारे में जानते हैं। सूबेदारी, दल खालसा, मिस्र, फौजदारी, इजारादारी, चौथ, सरदेशमुखी। दोस्तों यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो गया है। अध्याय जो समाप्त हुआ ही हुआ, यहाँ पर यह पूरी तरह से बुक भी कंप्लीट हो गया है। क्लास 7 हिस्ट्री बुक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आप सभी के लिए प्लेलिस्ट अगर शुरू से नहीं देख पाए हैं तो आप सभी के लिए प्लेलिस्ट की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपना शुरू से कक्षा अटेंड कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी से आग्रह है कि टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ने का प्रयास करें। टेलीग्राम चैनल पर इससे रिलेटेड क्यूज कराया जाएगा। इन सभी के प्रश्नों के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का क्यूज टेलीग्राम चैनल पर होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर BK स्टडी 88 को सर्च करेंगे तो पब्लिक चैनल है तो आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ। ऐसे तो यहाँ पर यह बुक समाप्त हो गया है। क्लास 8 के बुक अध्याय पहला से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।